हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से गवर्नर जनरल। प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नर जनरल में देखा था डिफरेंस अंतर कि किस अधिनियम किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर बनता है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, देन आफ्टर भारत का गवर्नर जनरल, देन वायसराय। मतलब यूं कहें तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया था प्रीवियस वीडियो में। लॉर्ड क्लायू से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक का कॉन्सेप्ट तक के गवर्नर्स को हमने अच्छे से उनके अंतर डिफरेंस कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज हम लोग क्लायू से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन से राजगोपालाचारी तक के टेन्योर में, कार्यकाल में क्या मेन इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई, उनको हम लोग पॉइंट आउट करते हुए समझते जाएंगे। और ये जो 100 के करीब गवर्नर जनरल हैं, ओके, इन पर हमें कमांड बना लेनी है ताकि यहाँ से जो जब क्वेश्चन रेज करें उठें तो हम विद इन सेकेंड करेक्ट ऑप्शन को कर सके। तो घबराना नहीं है भैया, अंग्रेजी नाम है तो नाम अंग्रेजी है तो समस्या तो क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन डर के आगे जीत है, जानते होंगे आप। इसको समझो आप 2 3 4 सीरीज में पूरे इस टॉपिक को गवर्नर जनरल के, और इस टॉपिक पर आपका 100% कमांड होगा। ये मेरा डे 1 से ही कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट आपसे बना रहेगा। ओके, तो याद रखना लॉर्ड क्लायू। तो इसमें 2 पार्ट कर सकते हैं आप, एक बंगाल का गवर्नर और एक बंगाल का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड क्लायू से लेकर वारेन हेस्टिंग तक ये क्या है, बंगाल के गवर्नर है। और 1773, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, आप मन करे तो देख लेना, फिर कोलरेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल मान लिया जाता है और अब बंगाल का गवर्नर क्या होगा, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल इज नोन एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, और फिर 1773 के एक्ट से फिर क्या होगा, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। और लॉर्ड एमहर्ट से लेकर कहाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक तक। एक्चुअली 13 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक का होगा जिन्होंने सती प्रथा समाप्त करी थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। तो वहां से लॉर्ड विलियम बेंटिक से फिर भारत का गवर्नर जनरल स्टार्ट हो जाता है। एक एक्ट है, एक अधिनियम है 1833। तो 1833 के अधिनियम या एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। ठीक ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से फिर भारत का गवर्नर जनरल आ जाएगा और वारेन हेस्टिंग तक बंगाल का गवर्नर जनरल और लॉर्ड क्लायू से लेकर यहाँ तक बंगाल का गवर्नर। तो टर्मिनोलॉजीज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझा दी थी, अब पॉइंट करके हमें समझना है। ये पूरा ना कॉपी कर ले, नोट कर ले, ताकि आप का एक नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर हो जाए, पीडीएफ टाइप में एक बढ़िया अल्टीमेट आपके पास कलेक्शन हो जाए। ठीक, बहुत जल्दी हम लोग भी पीडीएफ प्रोवाइड कराने लगेंगे आपको, अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद। सो अभी हैंड रिटन ही आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इसी से काम चलाइए। तो राइटिंग बढ़िया है, होप सो। तो अंग्रेजी नाम दिए हैं और यहाँ हिंदी में नाम कर दिया गया है, और यहाँ टेन्योर, एडी मतलब एन्नो डोमिनी, ये हिंदी बोलते हैं इसबी। ओके, तो ये पूरा नोट कर लें, फिर इनके समय में क्या क्या हुआ वो मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, नोट कर लें। चलिए, नोट हो गया, नोट करते जाना, पॉज कर लेना, वहाँ से फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं बोलता जा रहा हूँ, हाँ, और बोर्ड पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है
बैटल ऑफ प्लासी। इट वॉज हेल्ड इन 1757। इन दिस बैटल लॉर्ड क्लायू या रॉबर्ट क्लायू या चार्ल्स क्लायू डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल। इट वॉज सिराजुद्दौला। ओके, एंड आफ्टर दिस victory Lord Clive became governor of Bengal. He had two tenure. First tenure was from 1757 to 60 and second tenure was from 1765 to 67। और फिर इस लॉर्ड क्लायू पर करप्शन का केस लग जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है और इंग्लैंड भेज दिया जाता है, रिटर्न होना पड़ता है इसको। और फिर तारीख पे तारीख, मतलब मुकदमे पे मुकदमा और डेट पे डेट, लगातार ये इस तरीके से फ्रस्ट्रेट किया गया, इरिटेट हो जाता है और इसने फिर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पर करप्शन का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वो था आपका लॉर्ड क्लायू। आपका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि करप्शन होगा तो आप, और अच्छा काम होगा तो मैं अपने आप को संबोधित करूंगा, भावनाएं समझना है। तो लॉर्ड क्लायू पर महाभियोग का केस चला था करप्शन का, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया था, गोली मार ली थी खुद को। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया आदमी था लॉर्ड क्लायू। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। उसने अपने जिस तरीके से कुशलता से, साहस से, बहादुरी से और रणनीति बनाकर धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, वो काबिले तारीफ था, है ना। उसके बारे में कई लोगों ने कहा है। एक इतिहासकार हैं पर्सिवल स्पीयर, उसने कहा है कि क्लायू भविष्य का अग्रदूत था। ओके, बर्क एक इतिहासकार हैं, बर्क कहते हैं कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, फाउंडेशन रखने वाला था क्लायू। ओके, और क्लायू ने कई सारे राजस्व सुधार किए, राजस्व सुधार इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। उसी के समय में, लॉर्ड क्लायू के समय में ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई, डियार्की सिस्टम, द्वैध शासन। तो डियार्की सिस्टम पूछा गया प्रश्न है। डियार्की सिस्टम मतलब सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस होता है बैटल ऑफ प्लासी की विक्ट्री, विजय के बाद। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। जैसे कभी कभी केजरीवाल ने कहते हैं कि दिल्ली में दोहरा शासन है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। ठीक, तो मतलब जो लोगों को थोड़ा सा संविधान कानून आता होगा, दिल्ली में रहते होंगे या नहीं रहते होंगे, वो जानते होंगे कि दिल्ली में केंद्र का भी रूल है, शासन है, और स्टेट राज्य का भी शासन है, रूल है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो सेंटर के अधीन हैं, कई सारे क्षेत्र हैं वो दिल्ली सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। तो वैसे ही बंगाल में किया गया, याद रखना, भूलना नहीं है। इसमें क्या किया गया कि प्रशासनिक जो दायित्व थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो तो नवाब के पास रही। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना था नवाब ना, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र को रिप्लेस करके मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र को। तो जो प्रशासनिक दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो नवाब पर होती थी, किंतु कर वसूली का दायित्व कंपनी का था। मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, वो कंपनी करती थी। याद रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू किसके पास रहेगा? कंपनी के पास रहेगा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति कंपनी के पास आई, किंतु उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा। यही द्वैध शासन था। ओके, तो शक्ति पावर्स किसके पास आ गई? भाई रेवेन्यू जिसके पास आ रहा है उसी के पास पावर्स आएंगी। ओके, तो लक्ष्मी जी की बड़ी शक्ति होती है, आप जानते हैं, लक्ष्मी क्या से क्या ना करा दी। ओके, तो इस तरीके से इस टर्मिनोलॉजी को द्वैध शासन के नाम से जाना गया। ये पूछा गया प्रश्न है। तो द्वैध शासन की शुरुआत किस गवर्नर के समय हुई? लॉर्ड क्लायू। और आगे बताऊंगा इसी गवर्नर जनरल में कि किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी बंगाल में, तो वो था वारेन हेस्टिंग। ओके, अगर पूछा जाए कि किस कानून के तहत, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, तो वो था आपका, सुना होगा आपने,
1919 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट तो नहीं बोलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं। इसी के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई प्रांतों में, और फिर 1935 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत द्वैध शासन को पूर्णतया प्रांतों से भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये पूछे गए प्रश्न हैं। वैसे 1919 1935 का कॉन्सेप्ट मैं आपको संवैधानिक विकास जब करवाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जहां बहुत सारे एक्ट अधिनियम बताऊंगा किस तरीके से संविधान बनने की रूपरेखा बनी, तो ये सारा मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तब इतना समझिएगा। द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के समय हुई बंगाल में, और इसको समाप्त किसने किया, तो वो पूछा गया प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग करता है। अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, और समाप्ति तो आपका 1935 के अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के तहत। हुआ क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट था, पूछा गया प्रश्न है। अब अगला है आपका क्लाइव के बाद में हेनरी विंस्टार्ट। इसका जो टेन्योर रहा वो याद रखना है। इसका टेन्योर 60 से 65 तक था, और इसी के समय बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना हेनरी विंस्टार्ट वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। अगर पूछा जाए बक्सर की लड़ाई में कौन विजय, किसको विजय प्राप्त हुई, हु गॉट विक्ट्री, तो ब्रिटिशर्स गॉट विक्ट्री, अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये पूछा गया प्रश्न है, नोट कर सकते हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, हेक्टर मुनरो। और भारतीय सेना का नेतृत्व तो भारत की संयुक्त सेना थी, ज्वाइंट आर्मी ऑफ इंडिया गॉट डिफीट इन दिस बैटल, इन द बैटल ऑफ बक्सर। इसमें 3 लोग शामिल थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब था, मर गया है नहीं, तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो 3 लोगों की संयुक्त सेना अंग्रेजों का मुकाबला करती है, किंतु पराजित होती है, दुर्भाग्य है रहा हमारा। और इस युद्ध से ये क्लियर हो गया कि अंग्रेज अब भारत में रूल करेंगे। रही सही कसर जो थी, वो जो शक्ति थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। अब अंग्रेज़ों की जड़ें भारत में पूरी तरीके से मजबूती से जम चुकी थी। इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये डायलॉग सुना होगा आपने। ओके, और अगला है हैरी विरेलेस्ट। इससे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, याद रखना। ओके, और फिर है कल्टियर। इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं कल्टियर, लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा अकाल बंगाल में कब आया सबसे पहली बार, तो 1770 में, 1770 में बंगाल में सबसे बड़ा अकाल आता है, और लाखों की संख्या में लोग भूखे मर जाते हैं। बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है, जैसे भी कोरोना टाइप की नहीं है, ऐसे ही महामारी फैल जाती है। तो ये पूछा गया प्रश्न है, सबसे पहली बार अकाल वो किसके समय आया, कल्टियर के समय आया था। ओके, नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को याद रखना है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है ना। पहले बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ये इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अंतर्गत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित होता है। हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग ने ही, वैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगा। वारेन हेस्टिंग ने ही भारत के कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस GPO की स्थापना करी। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। GPO वाज एस्टेब्लिश बाय वारेन हेस्टिंग इन इंडिया।
याद रहेगा ना। वारेन हेस्टिंग के समय में ही भारत के कलकत्ता शहर में, यूं कह सकते हैं कि कलकत्ता में सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, अखबार प्रकाशित हुआ। तो कलकत्ता में 29 जनवरी 1780 में, 29 जनवरी 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रथम बार प्रकाशित हुआ। और इन्हीं के समय से ही आधुनिक भारतीय प्रेस का उदय हुआ, जिसके कारण 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर बताएं तो ये पूछा गया है बंगाल गजट, और जिसके फाउंडर संस्थापक निदेशक कौन थे? जेम्स अगस्त हिक्की। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट तो एकदम रट जाना है, आपको भूलना ही नहीं है। तो बंगाल गजट तो कई बार पूछा गया। ओके, अब वारेन हेस्टिंग के बाद में नंबर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का, बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास प्रथा पर रोक लगाई, जो दास गुलाम लोग बनाते थे, व्यापार करते थे, इस पर उसने रोक लगा ली। कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में भी प्रांतीय न्यायालय, स्टेट कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। स्थायी बंदोबस्त इसी ने 1793 में लागू किया है। पूछा गया प्रश्न है कहाँ? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट। ओके, इसमें क्या था कि जमींदारों को बिचौलिया मीडिएटर बना दिया गया, और उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो किसानों से, फार्मर्स से लगान, टैक्स, रेवेन्यू लेकर अंग्रेज़ों को दें। और इस तरीके से ये प्रक्रिया सबसे पहले बंगाल में लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक ना। इसको भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में जो ब्रिटिश प्रांत था, स्टेट था, मतलब जितना भी क्षेत्र भारत का अंग्रेज़ों के अधीन था, उनके 19% भाग पर, 19% भाग पर ये अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू था, ठीक ना। तो ये पूछा गया प्रश्न है। सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक इसी को कहा जाता है। सिविल सेवा जो यूपीएससी वगैरह, आईएएस वगैरह परीक्षा होती है, उसी और आपका पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह, ये सब इसी के समय बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट किए गए सुधार। ये पूछा गया प्रश्न है, और पॉइंट शुड बी नोटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी कह सकते हैं, कि एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जनरल जिसकी समाधि, मतलब टोम्ब या ब्रूटल कब्र भारत में है, तो याद रखना वो है आपका हमारा, कोई भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो यूपी के लोग होंगे वो लोग और ज़्यादा याद कर लेंगे, यूपी टेट, सुपर टेट, या फिर यूपी पुलिस, एसआई, पीसीएस, यूपी लेखपाल, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर जानते होंगे ना, गाजीपुर बनारस के पास है ना, लगभग 65-70 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो गाजीपुर में इसकी कब्र है, किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। हाँ, और अगला है सरजान शोर। सरजान शोर जो है, जिसने 1793 से 98 तक ये गवर्नर रहा। सरजान शोर ने ही जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना, मतलब जो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, इस पर इसने इस टाइम मोहर लगा दिया कि किसान खेतों के वास्तविक मालिक नहीं बल्कि जमींदार है। इस तरीके से जमींदार और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और किसानों का हरासमेंट, शोषण कंटिन्यू रहता है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की शुरुआत इसी ने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि क्या थी आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया है, नहीं बताया तो आप समझ लें कि सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को अंग्रेज़ों की सेना रखनी होती थी, अपनी सेना डिजॉल्व हटानी पड़ती थी, और किसी भी विपत्ति के समय यदि कोई राजा, उस बाहरी राजा उस राजा पर अटैक कर देगा जिसने सब्सिडरी सहायक संधि पर सिग्नेचर किया है, तो सहायक संधि के तहत अंग्रेज
अपने राजा की मदद करते थे, और खुदा न खास्ता यदि राजा पर कोई अटैक, अंग्रेज़ों पर कोई अटैक कर देगा तो वो राजा जिसने सब्सिडियरी लाइन सहायक संधि पर सिग्नेचर किया है वो अंग्रेज़ों की मदद करेगा। और बाद में अंग्रेज़ क्या किए कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर सिग्नेचर किए हुए राजाओं पर ही अटैक करने लगे। अब उनकी मदद बेचारा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो सहायक संधि इसने शुरू करी थी कि फ्रांसीसियों से रक्षा करने के लिए अपनी और राजा दोनों की, और धीरे 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 सैनिकों को अपनी तरफ ले लेगा। भाई सेना तो पेमेंट तो अंग्रेज ही देंगे, खर्चा पूरा कौन देगा, मेंटेनेंस राजा देंगे, लेकिन वो पेमेंट किसके थ्रू मिलेगा, अंग्रेज़ों के थ्रू सेना पाएगी। ओके, जैसे मान लो किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आप फीस देते हैं ना भाई मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट के थ्रू फिर टीचर्स को पेमेंट मिलता है। ठीक, तो जो टीचर्स होगा वो मैनेजमेंट के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा कि स्टूडेंट के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति। तो भावनाएं समझिएगा, ऐसे अंग्रेज करते हैं। सहायक संधि पूछा गया प्रश्न है, तो इसको तो भूलना ही नहीं आपको। ओके, और इसी ने लॉर्ड विलेजली ने ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कई बार पूछा गया है, किसने करी थी, तो वो था लॉर्ड विलेजली। ओके, और नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न ही बनते हैं। मराठों के प्रति इसने बड़ी शांतिपूर्ण पीसफुल पॉलिसी अपनाई, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अगला है लॉर्ड मिंटो। इसके समय में रणजीत सिंह के साथ 1809 में 1809 में अमृतसर की ट्रीटी या डील होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, और खुद ये नहीं गया था करने, बल्कि कौन गया था, अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। तो थोड़ा डीप क्वेश्चन है, अगर चंडीगढ़ या फिर क्या नाम है हरियाणा पंजाब टेट वगैरह की तैयारी करते होंगे, वहाँ पुलिस एसआई वगैरह की, तो एससीएस वगैरह की, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स मैटकॉफ सिग्नेचर करता है अंग्रेज़ों की तरफ से। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के समय में पिंडारियों का मूवमेंट आंदोलन होता है। पिंडारी आप जानते हैं, ये लोग थोड़ा लुटेरे टाइप के होते थे, बाहुबली मूवी में देखा होगा। पराजित सेना के सैनिक हुआ करते थे, लूटपाट करते थे, हिंदू मुस्लिम सब इसमें शामिल थे। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने इनको एक स्पेशल झंडा प्रतीक के रूप में प्रदान किया था। ओके, और पिंडारी नेता थे करीम खां, चीतू, ये याद रखना। करीम खां तो ज़्यादा पूछा जाता है, एक मूवी देखा होगा आपने 2010 में आई थी, वीर, सलमान खान की मूवी है। तो उन्हीं करीम खां, पिंडारी नेता, पिंडारी लीडर करीम खां के साथी थे पृथ्वी सिंह, उन्हीं के पुत्र थे वीर, जो बहुत ही नाम की तरह बहादुर थे और पिंडारियों का नेतृत्व करते हैं। तो उन्हीं के ऊपर फिल्माई गई थी ये मूवी। ओके, तो पिंडारी विद्रोह इसी ने, उनका दमन इसी ने किया था। हाँ, इसी के समय हुआ था। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो याद रखना ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो मुगल बादशाह अकबर सेकंड से 1827 में 1827 में बराबरी के स्तर पर मिला। मतलब नाउ बोथ आर इक्वल, यू एंड मी। अभी तक क्या था कि मुगल बादशाह के अंडर होते थे ब्रिटिश गवर्नर, अब अपने आप को सिमिलर, बराबर समझने लगे और बराबर की हैसियत से मिलता है। इसी के समय बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह होता है, और विद्रोह का कारण था कि भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर भेजा जाने लगा था, बर्मा भेजा जाने लगा था, और भी अफ्रीकी देशों में भेजा जाने लगा था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों ने जाने से मना कर दिया कि समुद्र की यात्रा करना पाप है, हमारे वेदों में लिखा है। तो बड़े पैमाने पर सैनिक विद्रोह हुआ था, किसके समय, इसी गवर्नर जनरल के समय। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे
जो बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। वैसे नेक्स्ट में बंगाल भारत का गवर्नर जनरल ही पूरा हो पाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ये छोटा था इसलिए दोनों को कंबाइन करके मैंने बता दिया। देन आफ्टर वायसराय हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 दिन लगेगा वायसराय में, बड़ी स्टोरी है, बड़ी कहानी है। तो आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल समझ में आ गया होगा, उनका टेन्योर, उनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई। ओके, तो नोट कर लें और इसको याद कर लें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा न याद हो तो ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग पे मत लेना। याद कौन करना, लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर, ओके। फिर याद करना आप 5वां वारेन हेस्टिंग, 6ठा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इतना तो याद करना ही करना, ओके। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस 6 नंबर, 5 नंबर वारेन हेस्टिंग और 1 नंबर लॉर्ड क्लाइव, इतना तो याद हो जाएगा ना इनके बारे में जो मैं बताया। और मन करे तो आप मत याद करें, काम चल जाएगा, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये पूरा कॉन्सेप्ट तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, दोस्त यार में शेयर करना है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।